आज ग्वालियर से एक ऐसी तस्वीर निकल कर के सामने आई जिसने फिर से ग्वालियर की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया। जी हाँ, ग्वालियर के नेहरू पार्क में एक भूमि पूजन किया गया और इस भूमि पूजन की चर्चा पूरे ही ग्वालियर में हो रही है और इस भूमि पूजन को करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे ही हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों आपने जो भूमि पूजन का जो आज कार्यक्रम रखा, इसके क्या उद्देश्य थे, क्यों किया गया ये? ये बी.एन. राव के स्टैचू को स्थापित करने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम था और वो नगर निगम का पार्क नहीं है, वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट का पार्क है। नगर निगम उसकी देखभाल करती है और वहाँ से उनकी सहमति थी और उसके बाद ये पूजन किया गया। और बी.एन. राव साहब इस देश के बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और उनके बारे में इस तरह का करना कि हम ज़बरदस्ती उनका स्टैच्यू स्थापित कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम तो सरकार के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कई लोगों ने आपत्ति जताई है। जब वीडियो सामने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बिना परमिशन के किया गया और एक तरफ ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के लगातार गतिरोध चल रहा था और अब उसी से जोड़ करके इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। नहीं, नहीं, अंबेडकर से हमारा कोई मतलब नहीं है और अंबेडकर के विवाद को लेके हम इस मूर्ति की स्थापना नहीं कर रहे हैं। हम सही तथ्य को समाज के सामने, जनता के सामने लेके आना चाहते हैं। आप लगातार बी.एन. राव की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप उनको इतना प्रमोट कर रहे हैं? जबकि जनरल एक अवधारणा यही है कि अंबेडकर ही संविधान निर्माता हैं, फिर आप इस तरह से क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ये बात है, देश के आज़ाद हुए 79 साल हो गया, करीब-करीब 80 साल होने जा रहा है और आज भी अगर हम सच को ये बात नहीं कह रहे हैं, तो ये गलत है। सच को तो सच कहा ही जाना चाहिए। बी.एन. राव साहब के बारे में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है, अगर वो जाके देखेगा कि संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान चाहे 1935 का भारत का एक्ट हो, इंडिया एक्ट हो या 1950 में संविधान लागू किया गया हो, तो इसका जो एकमात्र व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो बी आर बी.एन. राव साहब ही हैं। अंबेडकर साहब की मैं कोई उनके बारे में मेरी कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, मैं उनके उनके जो भी उन्होंने देश के लिए किया होगा, मैं उसको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, उसका विरोध नहीं करता हूँ। ये अम्बेडकर का भी सम्मान करते हैं आप? नहीं, अंबेडकर अंबेडकर ने जो काम किया है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब इस देश का इतिहास हमारे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को पढ़ाया जाएगा, तो ये सबका योगदान होना चाहिए। जैसे अगर उनको अंबेडकर की बात हम करते हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अंबेडकर का इस देश की आज़ादी में क्या रोल था? वो इस देश की आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे? उनका अंग्रेजों से क्या संबंध था? उन्होंने अंग्रेजों को किस तरह से क्या पत्र लिखा? किस तरह से 32 में सन 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ? ये सारी सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए ना। उन्होंने अगर देश की आज़ादी के खिलाफ अगर एक पत्र अंग्रेजों को लिखा है, तो उसकी जानकारी भी इस देश की जनता को होना चाहिए। अगर संविधान में 11 कमेटियां थी, 11 कमेटी में से अंबेडकर साहब केवल एक कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप कमेटी के, और उनका उस संविधान के लिखने में कोई योगदान नहीं था। तमाम बड़े-बड़े लोग थे, संविधान लिखे जाते थे, कामा और फुल स्टॉप पे बहस होता था उसमें, और 11 मीटिंगों में से 5 मीटिंग हो चुकी थी। उसके बाद अंबेडकर साहब आए हैं और फिर उन्हें ये कह देना कि वही संविधान के निर्माता हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। अगर इस बात को आप तथ्यों में जाएंगे और आप हम तो कहते हैं एक सामान्य सी जानकारी, आप गूगल पे चले जाइए, आपको गूगल बता देगा कि संविधान का निर्माण किसने किया है। और ये बात जनता के बीच में आनी चाहिए। अगर हम गांधी की मूर्ति, नेहरू की मूर्ति, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मूर्ति लगा रहे हैं, मोदी की मूर्तियां लग रही हैं, अभी जिंदा मोदी जी की मूर्तियां लग रही हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती और काशीराम की मूर्तियां लग रही हैं, और जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए दिया हो, बड़ी बड़ी जगहों पे रहा, वो आईसीएस थे, कई जगहों पे वो कलेक्टर और उसके थे कलेक्टर रहे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे, उन्होंने भारत का संविधान नहीं बल्कि बर्मा तक का संविधान लिखा। और ऐसे व्यक्ति को हम ये कह के सिर्फ नजरअंदाज कर दें कि उसको राजनीति के तहत 1950 में उनका नाम गायब कर दिया गया, जब हम सही बात, सही तथ्य लेके आ रहे हैं तो विरोध हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है।
हमने तो अम्बेडकर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोली, सही तथ्य ही बोल रहे हैं ना। अगर उन्होंने जो पत्र लिखा अंग्रेजों को, अगर वो मीडिया हर जगह मौजूद है, तो वो पत्र जनता के बीच में सामान्य रूप से आना चाहिए। जैसे हम गांधी जी के बारे में धीरे धीरे खोज हो रही है, हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में लोग भूल गए थे, जानते नहीं है, उनको निकाला जा रहा है। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे तो सुभाष चंद्र बोस को के बारे में बहुत सारा काम हुआ। तो सबके बारे में अगर काम ये हो रहा है, तो वी.एन. राव साहब के बारे में अगर काम हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कई लोगों को नाराजगी है कि बिना परमिशन के आपने एक भूमि पूजन किया, तो इस बात से लेकर नाराजगी नहीं, परमिशन जैसी कोई बात नहीं। अभी वहां मूर्ति तो लगाई नहीं जा रही थी, मूर्ति तो लगाई नहीं जा रही थी। और देश में जितनी मूर्तियां लगती हैं, जहां जहां लगती हैं, वो सब परमिशन लेके लगाई जाती हैं। हर सड़क, हर चौराहे पे एक किताब पकड़ा के हाथ दिखाते हुए मूर्ति लगा दी जाती है। कितने लोग विरोध करने जाते हैं? हमारे समाज के लोग तो कभी नहीं गए। सामान्य वर्ग का कोई आदमी गया विरोध करने के लिए कि आपने अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाई, आपने कृष्ण और राधा की मूर्ति क्यों लगाई? अरे भाई, जिसकी जहां श्रद्धा है वो लगाएगा। हम तो सही बात कहने के लिए चले हैं, हम तो सही बात कह रहे हैं ना, हम किसी को विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हमने किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अंबेडकर के बारे में कोई ऐसा शब्द बोल दिया हो जो डेरोगेटरी हो, या उनके सम्मान में किसी तरह से फर्क पड़ता हो। हम तो जो जो तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। जो इतिहास में नहीं है, उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये जो एक कह सकते हैं दूसरे पक्ष की नाराजगी आई है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी नाराजगी तो बड़ी स्वाभाविक है। राजनीति करने वाले ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक मुद्दा उठाते हैं कि साहब अब आरक्षण नहीं, आप संरक्षण दीजिए। इसका विरोध कौन करता है? उनको मुट्ठी भर लोग हैं। अगर उनके समाज के लोगों के बीच में आप जाके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उनके समाज के लोग ही उनके लोगों के हक मार रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आज एक बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी, उनके पिताजी एमपी रहे, उनके वो लगातार मिनिस्टर रहे, अब वो लगातार मंत्री बने हुए हैं। भाई, अगर आप एक बार एमपी हो गए, तो आपने एक सामाजिक और जो आपका एक दायरा है आर्थिक, वो आपने उसे पार कर लिया। अगर आप उसमें किसी अपने ही समाज के किसी और व्यक्ति को मौका देंगे, तो एक दूसरा परिवार भी सुरक्षित होगा ना। राजनीतिक विरासत है। नहीं, विरासत नहीं है। आप विरासत, अगर आपकी राजनीतिक विरासत है, तो आप सामान्य सीट पे जाके लड़िए ना। और आप आरक्षण देने के पीछे क्या मुद्दा था? यही था कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा होगा, उसको हम ये मौका देंगे कि वो राजनीति में आए। अगर आर्थिक और सामाजिक रूप से एक बार चुनाव जीतने के बाद, तो अब आर्थिक और सामाजिक रूप से तो नहीं है पिछड़े वो, तो उन्हीं के समाज के दूसरे व्यक्ति को ये मौका दिया जाना चाहिए ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए, इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जी। उनकी बेटी जब आईएएस की परीक्षा में बैठी, तो वो रिजर्व कैटेगरी में बनी और आईएफएस हो गई। और इसके बाद भी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति नहीं सुधरी। जब वो चुनाव लड़ने गई, तो वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने गई। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये उन्हीं के समाज के दूसरे लोगों को ये मौका मिलना चाहिए। ये समाज उन्हीं के लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक आईएएस हो जाता है एक व्यक्ति, उसके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ लेते हैं, अच्छे से तरीके से उनका परवरिश हो जाता है। उनको उनसे एक गांव में गरीब, उसी जाति का गरीब बच्चा जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती, वो कैसे उसके साथ कंपटीशन करेगा? तो आईएएस का बच्चा फिर से आईएएस हो जाएगा। भैया, तुम अपने बच्चों को सामान्य में लेके जाओ। जो गरीब बच्चा आप ही के समाज का है, वो उसको हक मिले। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, उस समाज के लोगों को भी मैं जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि उस समाज के लोगों का हक उन्हीं के समाज के ये मुट्ठी भर राजनीति करने वाले लोग, जो उनको उनको लामबंद कर रहे हैं और उनको गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं, ये वही लोग उनका हक मार रहे हैं। हम उनका हक नहीं मार रहे हैं। हम तो उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं, आप संरक्षण दीजिए। हर व्यक्ति को पढ़ने का, खाने का और रहने का, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन पाने का सबको अधिकार है। ये अधिकार गरीब आदमी के बच्चे को भी मिलना चाहिए। जो भी गरीब है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आपका जो भी सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बने रहें हमारे साथ कॉलेज लाइव पर।